हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकित कुमार सिन्हा। मैं अपने लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ अप टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसे कि हम जानते हैं टोटल वी हैव 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस एंड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अभी कैपिटल गेंस जो हेड है मेरा इनकम का और एपीजीएपी का वो मैं अपने सब्सिक्वेंट वीडियो में कवर करूँगा। बट इन टूडेज वीडियो आई विल कवर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नाम से पता चल रहा है इसमें वो सारे इनकम्स आएंगे जिनका कोई अदर हेड्स में टैक्सेबिलिटी नहीं आ पाता है, तो वो जो बच गए वो इनकम आएंगे। और इसमें कुछ ऐसे इनकम्स है जो स्पेसिफिकली इसी हेड में ही चार्ज होंगे, इसी हेड में ही उनकी मेरी टैक्सेबिलिटी होगी इन टर्म्स ऑफ उसका कैलकुलेशन और उनके जो भी रेट हम अप्लाई करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स से। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसका जो मैंने परफॉर्मा लिया है अपने नोट्स में वो मॉड्यूल से उठा कर लिया है। उसमें इस तरीके से जो परफॉर्मा है मैं उससे पहले परफॉर्मेंस एक्सप्लेन करूंगा, फिर आगे जा कर के मैं एक एक स्पेसिफिक जो सेक्शंस इससे जो इंपॉर्टेंट है उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला चीज़ होता है मेरा डिविडेंड इनकम। और डिविडेंड इनकम हमेशा मेरा कहाँ पे आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड हमको मिलता है, सारे बहुत कोई अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इक्विटी शेयर पे जब इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हमको डिविडेंड अर्न होता है। तो जो डिविडेंड अर्न होता है हम लोग को, उस डिविडेंड का टैक्सेबिलिटी वो भी इनकम है, वो कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, फिर एक आता है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम जो है ये मेरा ना सैलरी में कवर हो सकता है, ना कैपिटल गेन में कवर हो सकता है, ना ही पीजीपी में कवर हो सकता है, ना ही हाउस प्रॉपर्टी में कवर हो सकता है। तो बच गया कहाँ पे कवर होगा? फिर कैजुअल इनकम मेरा कवर होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो कैजुअल इनकम किसको बोलते हैं? मतलब हमको अचानक से इनकम हो गया, जिसका हमको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट हमको अचानक से वो इनकम हो गया। लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हम लॉटरी खरीदे जा रहे बट अचानक से किसी दिन लग गया, तो लग गया तो वो मेरा इनकम बन गया। वो इनकम बन गया तो किस साइड में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। राइट, अब उसके बाद एक आता है कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी वेयर सच शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लाउज 7B डील करता है। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस होता है। इसका मतलब ये है कि कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इशूड बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी वेयर सच शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब क्या होता है ना, क्लोजली हेल्ड कंपनी है वो क्या करता है, अपना शेयर को इशू करता है मार्केट में, बदले में पैसा वो रिसीव करता है जो कि फेयर मार्केट वैल्यू उसका है उससे ज़्यादा। ठीक है, तो उसको ये कंसिडरेशन जो उसको एक्सेस रिसीव हो रहा है वो भी काइंड ऑफ इनकम उस कंपनी के लिए, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू से तुम ज़्यादा ले रहे हो। ठीक है, तो उस केस में जितना वो फेयर मार्केट वैल्यू से एक्सेस जो रिसीव करता है, क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी का बात कर रहा है, अगर वो रिसीव करता है एज अ कंसिडरेशन जो उसको रिसीव होता है विच इज इन एक्सेस ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम, इन दैट केस जो दोनों का डिफरेंशियल वैल्यू होता है फेयर मार्केट वैल्यू एंड कंसिडरेशन, दैट एक्सेस पोर्शन विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लाउज 7B। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन, इनहैंस्ड कंपनसेशन डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द ईयर ऑफ रिसीट। ओके, अभी क्या होता है कि हम लोग को गवर्नमेंट क्या करता है, रोड बनाना है जैसे, तो रोड के साइड साइड में बहुत सारे लोगों का अपना प्रॉपर्टी होता है। तो वो गवर्नमेंट क्या करता है कि वो जो प्रॉपर्टी है उसके वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट उनसे ले लेता है। ठीक है, बदले में उनको पैसा देता है। बट समटाइम्स क्या होता है कि गवर्नमेंट वो पैसा जो देने का कमिटमेंट कर रहता है वो टाइमली नहीं दे पाता है। तो इन दैट केस गवर्नमेंट अगर टाइमली नहीं दे पाता है तो उसके कारण जो गवर्नमेंट क्या करता है, एडिशनल वो इंटरेस्ट देता है ऑन द अमाउंट जितना के लिए आप एलिजिबल थे उस प्रॉपर्टी के बदले में गवर्नमेंट से लेने के लिए। तो जो इंटरेस्ट हमको जो रिसीव होता है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन कंपनसेशन और इनहैंस्ड कंपनसेशन deemed to be the income deemed to be income under the head income from other sources as per section 56 subsection 2 clause 8। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एडवांस फॉरफिटेड ड्यू टू फेल्यूर ऑफ नेगोशिएशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग अपना कोई किसी जैसे हम अपना प्रॉपर लैंड बेचना चाहते हैं, उसके लिए सामने वाला पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किए कि इतने पैसा में हम तुम अपना लैंड बेचेंगे। बट समटाइम्स क्या होता है कि पार्टी एक पोर्शन पैसा हमको दे देता है एडवांस कि हम खरीदेंगे, बट लेटर ऑन वो क्या करता है, पूरा टाइम भी ले लेता है बट वो प्रॉपर्टी खरीदने को मना कर देता है। तो इन दैट केस जो वो पैसा हमको एडवांस दिया उसके कारण मेरा क्या अपॉर्चुनिटी लॉस होता है कि हम अपना जो प्रॉपर्टी है किसी और को नहीं बेच पाए।
ठीक है। तो अगर हम प्रॉपर्टी अपने किसी और को नहीं बेच पाए तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो एडवांस पैसा है उस पैसा को फोरफिट कर लेते हैं, तो वो भी मेरे लिए किस टाइप ऑफ इनकम हो गया। तो वो इनकम ना मेरा बिजनेस से आया, ना मेरा सैलरी का इनकम है, ना ही वो मेरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, ना ही वो मेरा ना ही वो मेरा कैपिटल गेन्स है। तो उसको फिर कहाँ पे टैक्सेबल करेंगे, वो तो इनकम हुआ, तो उसको कहाँ पे टैक्सेबिलिटी लेकर आया, उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, एज पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लाउज 9। ठीक है। अब बात करते हैं सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव बाय एनी पर्सन। कोई भी पैसा रिसीव हम लोग करते हैं या प्रॉपर्टी रिसीव करते हैं किसी पर्सन से, उसका टैक्सेबिलिटी कहाँ आएगा आपका, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लाउज 10, 56 to 10 बोलते हैं इसको गिफ्ट टैक्स भी बोलते हैं। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो आगे बताएंगे, बट यहाँ पे मोटा मोटी इसको हम परफॉर्मेंस एक्सप्लेन करें तो सभी टर्म्स हमको पता होना चाहिए किस टाइप का इनकम मेरा टैक्सेबल होता है। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसके बाद आता है कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव बाई एनी पर्सन इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग देयर टू, सेक्शन 56 to 11। समटाइम्स क्या होता है कि हमको कंपनसेशन भी रिसीव होता है ड्यू टू अपना टर्मिनेशन के कारण। तो जो पैसा हमको कंपनसेशन जो एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि मेरे सैलरी से अदर देन सैलरी रेट में जो कवर नहीं हो पाता है, तो इसको हम कहाँ पर टैक्सेबिलिटी करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है। इसके बाद एक आता है सम रिसीव्ड इंक्लूडिंग द अमाउंट एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन अ यूलिप एंड ए की इंश्योरेंस पॉलिसी विच इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। ये जो सेक्शन 1010D के, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसके बदले में इंश्योरेंस लेने के बदले हम प्रीमियम देते हैं। ठीक है, और बदले में हमको लमसम पैसा मिलता है। जो लमसम पैसा मिलता है अगर वो मेरा टैक्सेबल हो पाता है, मतलब उसका एग्जेम्पशन नहीं मिलता है 1010D में, तो मेरा टैक्सेबल हो गया। तो वो जो टैक्सेबल पैसा होता है जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो उसका टैक्सेबिलिटी कहाँ आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। ठीक है। अभी जो सेक्शन 10D जो दिया है मेरा, जिसके अंडर में मेरा एग्जामेशन मिलता है, जो पैसा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का हमको पैसा रिसीव होता है अपॉन इट्स मैच्योरिटी, तो वो एग्जेम्प्ट होता है एज पर सेक्शन 1010D। उसके लिए बहुत सारे कंडीशन है, उससे रिलेटेड एक बार हमने अमेंडमेंट भी आया है, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वो अमेंडमेंट एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ इनकम है जो कि चार्जेबल नहीं होता है प्रॉफिट एंड PGP हेड में, तो उसको हम यहाँ पे चार्ज करते ला करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ओके। अभी लास्ट हमने बताया अपने परफॉर्मा के हिसाब से कि कहाँ कौन कौन से टाइप के इनकम मेरे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत सारे टाइप से इनकम आ सकते हैं। इसमें कुछ सेलेक्टिव दिए हुए हैं कि वो तो आएंगे ही आएंगे, बट उसके बाद भी अगर कुछ टाइप के इनकम है तो उसको हम अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब एक आता है उसके बाद मेरा इनकम, द फॉलोइंग इनकम इफ नॉट चार्जेबल अंडर द हेड PGP, देन दिस टाइप ऑफ के जो इनकम होंगे उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कहेंगे। ठीक है, जैसे एनी सम रिसीव बाय एन एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज एम्प्लॉई। अगर कोई एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय से पैसा रिसीव करता है, अगर वो मेरा PGP में चार्ज नहीं हो पा रहा, तो उसको हम कहाँ चार्ज करेंगे ला करके, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। फिर दूसरा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, जो सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट हमको मिलता है, वो अगर मेरा उस चीज़ का बिजनेस नहीं है तो उस टाइप के इनकम को हम कहाँ चार्ज करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑन हायर ऑफ मशीनरी प्लांट और फर्नीचर, ये अगर मेरा इस चीज़ का बिजनेस नहीं है तो उसको हम कहाँ चार्ज करेंगे, अपना मशीन अगर दे रहे हैं रेंट पे, प्लांट दे रहे हैं, फर्नीचर दे रहे हैं, तो वो सारे का जो इनकम हमको रिसीव होगा, अगर मेरा इस चीज़ का ही बिजनेस है तो मेरा PGP में चार्ज हो जाता। बट अगर मेरा उस चीज़ का बिजनेस नहीं है लेकिन तब भी हमको इससे इनकम हो रहा है, तो उसको हम कहाँ चार्ज करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, इसके बाद आता है वेयर लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ मशीनरी प्लांट और फर्नीचर, द इनकम फ्रॉम सच लेटिंग विल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपना बिल्डिंग दे देते हैं रेंट पे, साथ ही साथ कुछ मशीनरी प्लांट और फर्नीचर भी देते हैं यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो अगर वो सारा जो हम लेटे किए हैं दिए हैं अपना रेंट पे, तो वो सारे के बदले में कंसोलिडेटेड पैसा मिलता है, और वो पैसा को हम अगर डिवाइड नहीं कर पाएंगे कि किसका कितना होगा रेंट, इन दैट केस अगर वो मेरा PGP में नहीं फॉल हो रहा है तो उसको हम कहाँ चार्ज करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, एनी सम रिसीव अंडर द की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस ऑन सच पॉलिसी इफ नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी से जो हमको
सम रिसीव होता है। अगर वो मेरा सैलरी हेड में चार्ज नहीं हो पा रहा है, मतलब ड्यू टू मेरा सैलरी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, उसके बाद हमको रिसीव हो रहा है, तो उसको सैलरी में नहीं चार्ज कर पा रहे हैं, तो इन दैट केस उसको हम कहाँ पे चार्ज करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, अब बात करते हैं एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट बट नॉट फॉलिंग अंडर एनी अदर हेड्स ऑफ इनकम। एक जनरल लाइन लिख दिया कि अगर किसी और हेड्स में वो फॉल नहीं कर रहा है वो इनकम, और वो मेरे को इनकम, तो उसको हम कहाँ चार्ज कर देंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, अब एक बात करते हैं यहाँ पे डिम्ड इनकम अंडर सेक्शन 59, रिमिशन और सेसेशन ऑफ ए ट्रेडिंग लाइबिलिटी और रिसीट ऑफ एनी अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस और एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पशन एक्सपेंस अलाउड एज डिडक्शन अर्लियर ईयर। कभी कभी क्या होता है कि हमको अपना एक्सपेंस अलाउ कर दिए, ठीक है, अपना पीजीपी हेड में, बट वो पैसा बहुत साल तक रिसीव नहीं हुआ, बट क्या बोलते हैं, वो लाइबिलिटी को हम वहाँ पे टैक्स नहीं किए थे, लेकिन वो लॉस हो गया था हमको, तो उसका हमको इनकम फ्रॉम अदर पीजीपी हेड में वो चार्ज नहीं कर पाए, और वो मेरे को वहाँ पे एग्जाम्पशन मिल गया था कि ये कभी रिकवर नहीं हो सकता है। बैड डेट टाइप्स, जैसे बैड डेट्स हो गया, तो बैड डेट्स को हम अपना पीजीपी हेड में अलाउ कर देते हैं, बट समटाइम्स क्या होता है कि बैड डेट जो है ना, कैसे गुड डेट्स बन जाता है, मतलब आगे चल करके हमको 5-10 साल बाद ऐसा हुआ कि वो पैसा हमको रिसीव हो गया, तो मेरे इनकम हो गया, तो उस इनकम को कहाँ चार्ज करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 59, उसको हम बोलते हैं डीम्ड इनकम। ठीक है, ये सब तो हो गए इनकम के, सारे इनकम्स हो गए मेरे पास। ठीक है, अब इनकम के बाद हमको कुछ डिडक्शन भी मिलता है, तो वो डिडक्शन क्या है? डिडक्शन कुछ अलाउ होता है इन केस ऑफ डिविडेंड और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी। ऐसा होगा, उसके रिस्पेक्ट में डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिलता है हमको, या फिर कोई टाइप का भी इनकम होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, या फिर कोई भी यूनिट्स फ्रॉम स्पेसिफाइड फंड्स, अगर कुछ यूनिट मिला है उससे रिस्पेक्ट में कोई सा भी इनकम होता है, तो वो जो इनकम होता है ना, उस पे हमको डिडक्शन मिलता है किस चीज़ का? इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउेबल एज डिडक्शन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20% ऑफ सच इनकम इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ दैट ईयर। मतलब मैक्सिमम हमको 20% तक का डिडक्शन मिल सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उतने का हमको वहाँ पे डिडक्शन मिल सकता है, किसके, कहाँ से? अपना जो डिविडेंड का इनकम हुआ है, या फिर कोई सा भी इनकम हुआ है यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड से, उस पर जो इनकम हो रहा है, तो उसमें से हम सेक्शन 57 के हिसाब से कुछ डिडक्शन दे सकते हैं इंटरेस्ट का, कितना? अप टू 20% मैक्सिमम। ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंड इंटरेस्ट कितना खर्चा हुआ वो, और उसमें से और 20% ऑफ द टोटल इनकम विच एवर इज लोअर, तो उसका हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हम अर्न किए अपना, तो इंटरेस्ट अर्न किया, बट उसके बदले में कुछ हमको अपना चार्जेस पे करना होता है, जहाँ पे हमें पैसा सिक्योरिटीज जहाँ से परचेज किए, तो उसका कुछ प्लेटफॉर्म चार्जेस होता है, ब्रोकरेज होता है, तो नॉमिनल जो चार्जेस होता है, नॉर्मल चार्जेस इनकर्ड टू अर्न द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। फिर इनकम कंसिस्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय एज कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड। तो इनकम कोई भी हम रिकवर किए हैं अपने एम्प्लॉय से एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, तो उसको हम यहाँ पे डिडक्शन करेंगे। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑन हायर ऑफ मशीनरी प्लांट विथ और विदाउट बिल्डिंग, तो उसको भी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। फिर फैमिली पेंशन जो हमको रिसीव होता है, उसको हम पहले ऊपर ऐड करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, फिर उसमें से हम डिडक्शन क्या माइनस करते हैं? 33% ऑफ सच इनकम और 15,000 विच एवर इज लेस का हमको डिडक्शन मिलेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन इनहैंस्ड कंपनसेशन, और कंपनसेशन जो हमको मिलता है, जो हम एक्सप्लेन किए थे कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ले लेता है बट पैसा नहीं दे पाता टाइम पे, तो उसके बदले में जो पैसा देने वाला था गवर्नमेंट, उस पर हम लोग को इंटरेस्ट देता है, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और इनहैंस्ड कंपनसेशन, तो उसका स्टैंडर्ड हमको डिडक्शन मिल जाएगा 50% ऑफ सच इंटरेस्ट। ठीक है, एनी एक्सपेंडिचर नॉट इन नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग सच इनकम। ठीक है, अगर कोई सा भी एक्सपेंडिचर हमको इनकर हुआ है टू अर्न ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि मेरा होल्ली और एक्सक्लूसिवली नहीं है, ठीक है, नॉट इन नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर होल्ली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग द इनकम, अब वो खर्चा जो मेरा होल्ली और एक्सक्लूसिवली उसी इनकम को अर्न करने के लिए इनकर हुआ है और वो कैपिटल नेचर का नहीं है, तो उसका डिडक्शन हम यहाँ देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया पूरा फॉर्मेट मेरा कैसे दिया हुआ है। ठीक है, अब मेरे नोट्स एक बार देखना फॉर्मेट, उसके बाद एक रिकॉल करने की कोशिश करना सर क्या क्या एक्सप्लेन किए थे, तो आपको वो आपको ये बार फॉर्मेट बैठ जाएगा दिमाग में। ठीक है, अब बात करते हैं इनकम टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो मेरा इनकम हुआ अदर सोर्सेज से, अब उस पर क्या टैक्स लगेगा? ठीक है, तो इसको बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है।
वो 4 कैटेगरीज क्या है, जिसमें कि 3 जो कैटेगरीज है वहाँ पे स्पेसिफिक स्टैंडर्ड रेट दिया है कि इसी से उस रेट पे ही टैक्सेबिलिटी चार्ज होगा। लेकिन उसके बाद जो चौथा कैटेगरी दिया है, जो कि मेरे 3 कैटेगरी में इनकम कवर नहीं होता है अदर सोर्सेज का, तो उसके लिए मेरा क्या होगा, मेरा नॉर्मल रेट पे टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस इंक्लूडिंग रॉस हेयर्स, कार्ड गेम एंड अदर गेम्स, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, अदर देन विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। अदर देन विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, यहाँ अदर देन इसलिए लिख रहा है कि जो 3 कैटेगरी हम बता रहे हैं उसमें पहला कैटेगरी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, ये सब हो गया, गैम्बलिंग, बेटिंग, अदर कार्ड गेम्स एंड हॉर्स रेस। तो अदर देन यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग बोल रहे हैं, तो ऑनलाइन गेम्स के लिए अलग सेक्शन दिया है। ठीक है, तो ये 2 मेरे ऐसे कवर हो गए। थर्ड मेरा आता है अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड बुलियंस, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर्स एंड अनएक्सप्लेन्ड ज्वेलरीज। तो इसका भी अलग टैक्सेबिलिटी होगा। इसके अलावा जो भी मेरा इनकम हुआ अदर सोर्सेज का, वो मेरा किस रेट पे जाएगा, उसका मेरा नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स पे जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस का। वो कौन सेक्शन कवर करता है, 115 बीबी, 115 बीबी और 115 बीबी जे। किससे करेगा, विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। तो बीबी 115 बीबी किस में आएगा, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड क्रॉसवर्ड पजल्स। नेट विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, ये मेरा आ जाएगा 115 बीबी जे। ठीक है, अब इसमें जो मेरा 115 बीबी है, इसमें रेट क्या, 30% ऑफ सच विनिंग फर्दर इंक्रीज बाय सरचार्ज इफ एप्लीकेबल एंड हेल्थ एजुकेशन सेस। ठीक है, ये मेरा केस हो गया यहाँ पे 30% का रेट। अब वही मेरा नेट विनिंग्स फ्रॉम है, उसमें क्या है, 30% ऑफ सच विनिंग्स फर्दर इंक्रीज बाय सरचार्ज इफ एप्लीकेबल एंड एच हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं ये 115 बीबी और 115 बीबी जे, ये दोनों का रेट क्या है, 30%। ठीक है, इसके बाद अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट एक्सपेंडिचर जो 115 बीबीई में डील करता है, 115 बीबीई, 115 बीबी एंड 115 बीबीजे, उसका लिए मेरा क्या रेट है, 30% है। ठीक है, अब वही अनएक्सप्लेन्ड कैश और एक्सपेंडिचर है, तो इसके लिए मेरा क्या रेट है, एज पर सेक्शन 115 बीबीई, वह 60% ऑफ सच इनकम प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, अब बात करते हैं अदर इनकम। अदर इनकम मेरा क्या होगा, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगेगा उसमें। ठीक है, और ये जो 3 टाइप से कैटेगरीज थे मेरे, तो वो 3 कैटेगरीज में मेरा क्या और कंडीशन दिया हुआ है कि उसके रिस्पेक्ट में मेरा सेक्शन 57 के हिसाब से कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा मेरा एक्सपेंडिचर का। जो एक्सपेंडिचर इनकर किए ये 3 इनकम को अर्न करने, 3 कैटेगरी ऑफ इनकम अर्न करने पे, उसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा एज पर सेक्शन 57, पहला। दूसरा, चैप्टर 6A का डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अनएक्सप्लेन्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी मेरा इसे डिडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चौथा, सेट ऑफ लॉस नॉट परमिसेबल अगेंस्ट सच इनकम। तो इसके लिए मेरे क्या डिमेरिट्स है, इससे मेरा बहुत क्वेश्चन बन सकता है, थ्योरी भी बन सकता है, प्रैक्टिकल में भी आ सकता है कि नेट विनिंग्स मेरा इतना है और मेरा ATC का डिडक्शन इतना आ रहा है, तो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मेरा डायरेक्टली बन जाएगा, जो वैल्यू आएगा वही मेरा ये हो जाएगा टोटल इनकम। ठीक है, क्योंकि वहाँ से मेरा ATC का डिडक्शन है, चैप्टर 6A का डिडक्शन हमको अलाउ ही नहीं है इस टाइप के इनकम से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसमें क्या क्या नहीं अलाउ है इस कैटेगरी, 3 कैटेगरी वाले में से, पहला कि मेरा यहाँ पे नो एक्सपेंडिचर कैन बी अलाउड फ्रॉम सच इनकम। दूसरा, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नॉट अलाउड। डिडक्शन और एडजस्टमेंट फ्रॉम अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल फ्रॉम दिस कैटेगरी 3 कैटेगरीज ऑफ इनकम। सेट ऑफ लॉसेस कैन नॉट बी डन फ्रॉम दिस कैटेगरीज ऑफ इनकम। ठीक है, अब बात करते हैं मेथड ऑफ अकाउंटिंग। एक क्या होता है कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपको 2 जगह सुनने मिलेगा, एक PGP हेड में मिलेगा और एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। मेथड ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, व्हेन द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टैक्सेबल डिपेंड्स अपॉन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग डिप्लॉयड बाय द एसएससी। मेरा मेथड ऑफ अकाउंटिंग 2 है, अक्रूवल सिस्टम से कर रहे हैं, कैश बेसिस पे। अगर आपका सिस्टम अक्रूवल बेसिस है तो आपका जो भी इनकम होगा अदर सोर्सेज का या प्रॉफिट PGP का, वो मेरा किस बेसिस पर अकाउंट टैक्सेबिलिटी आएगा उसका, अक्रूवल बेसिस पे। अगर वो रिसीट बेसिस का बिजनेस है तो रिसीट बेसिस पे आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड। तो इसमें अभी जैसे हम बताए थे अभी कि हम वहाँ पे अपना परफॉर्मा जब रीड कर रहे थे, तो किस अलग अलग कैटेगरी का जो इनकम है उसका एक्सप्लेनेशन हम आगे अपना नोट्स में रखे हैं। तो पहला मेरा डिविडेंड इनकम। डिविडेंड का सेक्शन क्या है, 56(2)(1). तो डिविडेंड क्या बोलता है, डिविडेंड ऑलवेज टैक्सेबल अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अभी जस्ट हम पढ़े थे कि मेरा जो फॉर्मेट आ रहा है उसमें पहला इनकम कौन सा, अदर सोर्सेज का डिविडेंड। तो डिविडेंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक डिविडेंड होता है जो नॉर्मल डिविडेंड कंपनी हमको देता है वो, और कभी कभी क्या होता है गवर्नमेंट कंपनी जो है हमको डिविडेंड डायरेक्टली नहीं देता है, बट वो इनडायरेक्टली उसको माना जाता है कि मेरा वो डिविडेंड है, उस कैटेगरी को बोलते हैं डिम डिविडेंड। तो डिम डिविडेंड मेरा किस सेक्शन, कौन सा सेक्शन डील करता है, सेक्शन 222A टू 222E, ए से लेकर के ई तक का मेरा डील करता है, ए से लेकर के ई तक का डील करता है। ठीक है, अब बात करते हैं ए मेरा क्या बताता है,
बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंटेलिंग द रिलीज ऑफ कंपनीज असेट, एनी सच डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू शेयर होल्डर शैल बी डीम्ड डिविडेंड विद एक्सटर्नल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कभी कभी कंपनी क्या करता है कि कंपनी डिविडेंड तो नाम पे, डिविडेंड नाम पे नहीं देता है कि डिविडेंड दे रहे हम अपने शेयर होल्डर्स को। समटाइम्स क्या करता है कंपनी असेट डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो असेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इट मीन्स कि कंपनी का कुछ पोर्शन प्रॉफिट अपना दे रहा है इन फॉर्म ऑफ असेट। तो गवर्नमेंट क्या बोला कि कंपनी जो भी पैसा दे रहा है, जो भी असेट ट्रांसफर कर रहा है, उसका वैल्यू अप टू द बैलेंस अवेलेबल इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, उसको मानेंगे डीम्ड डिविडेंड। मतलब कि कोई कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मेरा आ रहा है 10 लाख, ठीक है, और वो डिविडेंड दे रहा है अपने शेयर होल्डर को 20 लाख का, तो अप टू द 10 लाख लिमिट हम बोलेंगे डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 56(2)(1) के अंदर हम उसको बोलेंगे डीम्ड डिविडेंड, ठीक है। और डिविडेंड सॉरी सेक्शन 222A के अंदर बोलेंगे डीम्ड डिविडेंड। तो पहला होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट, ठीक है, तो जिसको अप टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम मानेंगे क्या डिविडेंड। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन और डिवेंचर डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू शेयर होल्डर एंड बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो अगर कभी कभी क्या करता है कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करता है डिविडेंड ना दे करके, कंपनी को क्योंकि डिविडेंड पे टैक्स लगता है, तो गवर्नमेंट डिविडेंड ना दे करके गवर्नमेंट क्या करता है अपना कुछ डिवेंचर बांटता है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट देता है शेयर होल्डर को, बोनस शेयर देता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो ये सब कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो कि मेरा डायरेक्टली डिविडेंड तो है नहीं, बट इनडायरेक्टली दीज आर, क्योंकि हमको क्या माना जाता है डिविडेंड माना जाता है। का कितना तक का, अप टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इसमें क्या है, पहला डिस्ट्रीब्यूशन और डिवेंचर और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इन एनी फॉर्म वेदर विथ और विदाउट इंटरेस्ट, प्लस एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू द एक्सटेंट ऑफ विच द कंपनी पोजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट शैल बी डीम्ड डिविडेंड, ठीक है। तो बोनस शेयर जो कंपनी है अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहा है तो उसको मानेंगे डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अवेलेबल, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन और डिवेंचर डिपॉजिट सर्टिफिकेट इन एनी फॉर्म टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो ऐसा है तो उसको भी मानेंगे डीम्ड डिविडेंड, ठीक है। लेकिन बोनस शेयर को एक नोट इसमें याद रखो कि अगर बोनस शेयर देते हैं हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो उसको हम डिविडेंड नहीं मानेंगे अंडर सेक्शन 222B के अंदर, ठीक है। तीसरा केस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के टाइम में टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस इन द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इमीडिएटली बिफोर लिक्विडेशन शैल बी डीम्ड डिविडेंड। तो कंपनी क्या कर रहा है कि अब लिक्विडेशन में चला गया, लेकिन जाने से जस्ट कुछ टाइम पहले कंपनी क्या था, अपना सेट को डिस्ट्रीब्यूट किया था अमंग द शेयर होल्डर्स। तो टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अवेलेबल विद द कंपनी एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन, एट द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अवेलेबल विद द कंपनी जस्ट बिफोर द लिक्विडेशन एंड शैल बी डीम्ड एज डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन और रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो कभी कभी कंपनी क्या करता है कि अपना कैपिटल को रिडक्शन करने के लिए वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है पैसा का। तो जो पैसा कंपनी देता है रिडक्शन ऑफ कैपिटल कि तुम अपना शेयर दे दो, उसके अपना कैपिटल उससे शेयर खरीद के बदले पैसा देता है, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ कैपिटल या फिर बायबैक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में मेरा जो आता है तो उसका टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम क्या मानेंगे, डीम्ड डिविडेंड। उसके बाद एडवांस और लोन बाई क्लोजली हेल्ड कंपनी। समटाइम्स क्या होता है कि प्राइवेट क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब क्या होता है कि जहाँ पे पब्लिक का इंटरेस्ट ना हो, तो वैसे कंपनी जहाँ पे पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजली हेल्ड कंपनी, ठीक है। तो अगर कभी कभी क्या होता है क्लोजली हेल्ड कंपनी जो है ना, वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ना दे करके वो क्या बोलता है कि हम उसको एडवांस दे रहा है, लोन दे रहा है। तो कंपनी देखता है कि अरे क्लोजली हेल्ड कंपनी है, वो एडवांस दे रहा है, लोन दे रहा है। तो कभी कभी क्या करता है एडवांस और लोन दे करके वो क्या करना चाहते हैं कि अपना प्रॉफिट को वहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कि हम एडवांस दे दिए, लोन दे दिए, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, डीम्ड डिविडेंड मानते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या कंडीशन दिया है कि अगर एडवांस और लोन जो क्लोजली हेल्ड कंपनी देता है किसको, अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है, हु इज बेनिफिशियल ओनर ऑफ 10% और मोर ऑफ द इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी विल बी डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर वो शेयर होल्डर्स को दे रहा है, वो शेयर होल्डर जो है बेनिफिशियल ओनर है टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो इन दैट केस उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, डीम्ड डिविडेंड। कितना होगा डीम्ड डिविडेंड, टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद अगर वो स्पेसिफाइड कंसर्न को देता है, स्पेसिफाइड कंसर्न यहाँ में मतलब क्या लिखा है, उसका डेफिनेशन दिया है कि स्पेसिफाइड कंसर्न मतलब HUF फर्म, एसोसिएशन, पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनी। अगर ये स्पेसिफाइड कंसर्न जिसमें शेयर होल्डर्स के पास बेनिफिशियल ओनरशिप है 10%, 10% ऑफ द इक्विटी शेयर, अगर वो स्पेसिफाइड कंसर्न को देता है एड लोन और एडवांस, ठीक है, जिसमें कि शेयर होल्डर जो है उसका 10% से ज़्यादा बेनिफिशियल ओनरशिप है इक्विटी में, ठीक है, वो देता है, और उसके शेयर होल्डर का, हाँ ठीक है, इसमें और एक पॉइंट था कि अगर वो देता है लोन और एडवांस गिवन बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी टू स्पेसिफाइड कंसर्न इन विच शेयर होल्डर्स
having a beneficial ownership of at least 10% of equity shares is a member or a partner and in which he has a substantial interest, substantial मतलब at least 20% का इंटरेस्ट हो, तो उस केस में हम उसको क्या मानेंगे, डीम्ड डिविडेंड। इसका मतलब कि अगर वो ऐसे कंसर्न ने आपको दे रहा है, इस कंसर्न को जहाँ पे जिस कंसर्न में इस अपने कंपनी का शेयर होल्डर जो है उसका 10% या उससे ज़्यादा का अपने कंपनी के शेयर होल्डर जिसका ओनर्स बेनिफिशियल ओनरशिप अपने कंपनी में 10% उससे ज़्यादा है, ठीक है, और वो जो है उस कंपनी का मेंबर है या फिर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है उस कंपनी में, जिस कंपनी को हम अपना वो लोन और एडवांस दे रहे हैं, तो इन दैट केस उसको हम क्या मानेंगे, डीम्ड डिविडेंड। मतलब कि जैसे ए लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, और हम समझो मिस्टर अंकित, हम इस कंपनी ए लिमिटेड कंपनी में अपना 10% इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं, ठीक है, 10% इक्विटी शेयर तक में मेरा बेनिफिशियल ओनरशिप है, ठीक है। अब यही कंपनी जो ए लिमिटेड कंपनी वो डिविडेंड देता है बी लिमिटेड को, ठीक है, और वो जो बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड में जो हम अंकित है वो हम इस कंपनी के मेंबर है चाहे तो, या फिर मेरे पास इसका 20% पे मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो इन दैट केस अगर ए लिमिटेड जो बी लिमिटेड को पैसा दे रहा है उसको हम क्या मानेंगे, डीम्ड डिविडेंड एज पर सेक्शन 222E, ठीक है। अब इसके कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं कि लोन ग्रांटेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब मेरा बिजनेस ही लोन देने का, तो अगर हम वैसे कंपनी को दे रहे हैं जहाँ पे मेरे कंपनी के शेयर होल्डर का 10% का, मेरे कंपनी में तो है ही बेनिफिशियल ओनरशिप, बट सामने वाला कंपनी में 20% या फिर उसमें मेंबर है वो, तो लोन अगर हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दे रहे हैं तो उसको हम इसमें कवर नहीं करेंगे। या फिर डिविडेंड पेड इज सेट ऑफ अगेंस्ट द डीम्ड डिविडेंड, कभी कभी क्या होता है कि डिविडेंड जो कंपनी पे कर रहा है और उसका जो डीम्ड डिविडेंड माना गया है वो दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाता है, तो उसको भी हम यहाँ पे हटा देते हैं। कुछ और एग्जाम्पशन दिए हुए हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर इशूड फॉर फुल कैश कंसिडरेशन और पेमेंट ऑन बाईबैक ऑफ शेयर्स, पेमेंट ऑन बाईबैक ऑफ शेयर्स को भी हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। सॉरी, मैंने एक जगह वर्ड यहाँ पे आपका जो आया था रिडक्शन ऑफ कैपिटल, तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल जब करता है कंपनी, तो उस केस में जो डिस्ट्रीब्यूट करता है पैसा अपने शेयर होल्डर्स को, तो उसको हम बोलते हैं कि डीम्ड डिविडेंड बोलते हैं टू द एक्सटेंड ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन बाईबैक ऑफ जो शेयर होता है उसके टाइम पे जो पेमेंट करते हैं उसको हम डीम्ड डिविडेंड नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर एक और आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स टू शेयर होल्डर ऑन डिमर्जर बाय द रिजल्टिंग कंपनी। कभी कभी क्या होता है कि दो कंपनी डिमर्ज होता है, तो जो रिजल्टिंग कंपनी नया बनता है वो कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर होल्डर्स को इक्विटी वो देता है, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करता है शेयर्स, तो उसको हम डीम्ड डिविडेंड नहीं मानेंगे। आगे उसके बाद आता है बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाय कंपनी इज डीम्ड टू बी डिविडेंड इनकम इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, टैक्स ऑन डीम्ड डिविडेंड विद नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो भी जस्ट हम इससे पहले अपना जो परफॉर्मर रीड करे थे उसमें इंपॉर्टेंट बताए थे 56(2)(7)(b), 56(2)(7)(b मतलब सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 एंड क्लाउज 7b। इसमें क्या बात करते हैं, कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय ए क्लोजली हेल्ड कंपनी टू बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द सच कंपनी वेयर सच शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। इसका मतलब कि कंपनी है जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, वो उस अपना जो है शेयर इशू करता है जिसका फेस वैल्यू लगभग 10 है, उसको हम इशू करता है वो 100 रुपये में, तो इसका फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपये चल रहा है, ठीक है, उसमें करना होता है इसको, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, उसको 200 में इशू करता है, ठीक है। एक ABC लिमिटेड कंपनी, उस कंपनी का जो शेयर है उसका फेस वैल्यू 10 रुपये है, लेकिन वो इशू कर रहा है मार्केट में 200 रुपये में, लेकिन उसी शेयर का मार्केट प्राइस जो आ रहा है मेरा अभी फेयर मार्केट वैल्यू आ रहा है वो 100 रुपये ही आ रहा है। तो जो मेरा डिफरेंस होगा ना 200 और 100, उसको हम कहाँ टैक्सेबल करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल करेंगे एज पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लाउज 7b, ठीक है। अब आते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट, इसके साथ से याद करना 56 to 10 सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लाउज 10, 56 to 10। इसमें टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट का टैक्सेबिलिटी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान सुनो। गिफ्ट में मेरे पास 3 कैटेगरीज बांटे हैं, एक तो चाहे तुम कैश दे सकते हैं गिफ्ट में, या फिर मोबाइल सेट दे सकते हैं, फिर इमोबाइल सेट दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम मनी देते हैं या फिर कैश बोल दो, अगर मनी देते हैं तो अगर वो पैसा जो हम दे रहे हैं गिफ्ट सामने वाला को 50,000 से ऊपर है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब 50,000 से नीचे आप गिफ्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या केस दिया है, अभी बात कर रहे थे मूवेबल प्रॉपर्टी। जो मेरा मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी में जो टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट जो सेक्शन डील करता है 56 to 10, ठीक है। तो इसमें जब मेरा मूवेबल प्रॉपर्टी है तो मूवेबल प्रॉपर्टी में हम देखेंगे क्या कि मेरा अगर मूवेबल प्रॉपर्टी जो हम गिफ्ट दे रहे हैं, कभी कभी क्या होता है गिफ्ट हम विदाउट कंसिडरेशन दे रहे हैं,
ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी जो एज इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट हम दे रहे हैं विद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उसको भी हम डिम डिविडेंड मान उसको क्या बोलते हैं आपका टैक्सेबिलिटी लगा देंगे उस पर भी, क्या बोलते हैं अंडर द हेड 56(2)(10). ठीक है। तो अगर विदाउट कंसिडरेशन दे रहे हैं और फेयर मार्केट वैल्यू जो मूवेबल एसेट है उसका 50,000 से ऊपर है तो उसको हम टैक्सेबल कर देंगे। अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के बदले में दे रहे हैं, मतलब कंसिडरेशन जो होना चाहिए 100 रुपया लेकिन हमें ट्रांसफर कर दे रहे 50 रुपया, तो इट काइंड ऑफ गिफ्ट ही दे रहे हैं हम उसको, मूवेबल प्रॉपर्टी के फॉर्म उसको अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। कंसिडरेशन होना चाहिए 100 रुपया बट ले रहे हैं 50 रुपया, तो 50 रुपया तो उससे हम कम ले रहे हैं, तो जो 50 रुपया कम ले रहे हैं उसको हम गिफ्ट बोलेंगे। ठीक है। और वो मेरा टैक्सेबिलिटी हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड अंडर सेक्शन 56(2)(10). ठीक है। थर्ड है इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्लियर हुआ। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे हमको अपना प्रॉपर्टी है, अपना घर है, वो हम किसी को गिफ्ट में दे रहे हैं। ठीक है। हम अपना प्रॉपर्टी ऐसे ही उठा करके सामने वाला गिफ्ट में दे दिए, 10 करोड़ का मेरा प्रॉपर्टी अगर उस सामने वाला गिफ्ट दे दिए उससे बिना कुछ पैसा लिए हुए, तो सामने वाला के हैंड्स में वो पूरा 10 करोड़ जो है मेरा वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी लिमिट है 50,000 का, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू जो मेरा प्रॉपर्टी दिए 10 करोड़ का जो उसका फेयर मार्केट वैल्यू है, तो उसको अगर उसका वैल्यू मेरा 50,000 से ऊपर है तो मेरा पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज as a gift bracket of immovable property where the stamp duty value is more than 50,000। ठीक है। दूसरा केस इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, जहाँ पे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब कि कंसिडरेशन होना चाहिए था 100 रुपया बट हम ट्रांसफर कर रहे हैं हमारे 50 रुपये में, तो उसमें जो डिफरेंस हुआ ना उसको बोलते हैं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ठीक है। तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होगा तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो मेरा आता है माइनस कंसिडरेशन जो वैल्यू आया वो, और 50,000 रुपया या फिर 10% ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। ठीक है। तो इसमें दो चीज़ निकालेंगे, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होगा तो उसमें पहला क्या निकालेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में मेरा फेयर मार्केट वैल्यू नहीं देख करके हम लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो स्टैम्प वैल्यू जो मेरा आ रहा है विदाउट कंसिडरेशन के केस में, विदाउट कंसिडरेशन केस में अगर स्टैम्प वैल्यू मेरा अगर 50,000 से ऊपर जा रहा है तो उस केस में मूवेबल प्रॉपर्टी का पूरा इनकम जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा उसको टैक्सेबल कर देंगे इन हैंड्स ऑफ जो पर्सन रिसीव कर रहा है गिफ्ट। ठीक है। अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो उसके लिए मेरा क्या आएगा, हायर ऑफ द ए और बी, और हायर ऑफ द ए और बी में ए क्या है आपका स्टैम्प वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, स्टैम्प वैल्यू माइनस कंसिडरेशन जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो, और बी क्या है 50,000 रुपीज़ और 10% ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। ठीक है। जो वैल्यू आएगा वो, तो ए और बी निकल गया, और ये दोनों में जो मेरा हायर होगा ना वो उस अगर ए मेरा जो है, अगर ए जो मेरा है वो हायर होगा बी से तो मेरा टैक्सेबिलिटी होगा, वो अमाउंट क्या होगा मेरा स्टैम्प वैल्यू माइनस कंसिडरेशन। ठीक है। इसको हम थोड़ा समझाते हैं। मान लो कि मेरा प्रॉपर्टी है, ये घर है, ठीक है, 10 करोड़ का, इसका स्टैम्प वैल्यू मानो 10 करोड़ आ रहा है। ठीक है। तो अगर 10 करोड़ का प्रॉपर्टी अगर हम मिस्टर अंकित, अगर हम किसी मिस्टर सी को ट्रांसफर कर देते हैं, मिस्टर समझो मिस्टर सुमित को हम ट्रांसफर कर देते हैं, मिस्टर अंकित अपना 10 करोड़ का प्रॉपर्टी ट्रांसफर जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 करोड़ है वो ट्रांसफर कर रहे हैं मिस्टर सुमित को बिना कुछ ऐसा पैसा लिए हुए, तो मेरा यहाँ पे भी आप देखेंगे कि पहला चीज़ देखेंगे क्या, जो पैसा जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे उसका स्टैम्प वैल्यू क्या है 50,000 से ऊपर है तो उसका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। तो 10 करोड़ आ गया तो ये टैक्सेबल हो जाएगा इन हैंड्स ऑफ मिस्टर सुमित। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन लेकर के हम जा रहे हैं तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हम लेकर जा रहे हैं जहाँ पे स्टैम्प वैल्यू मेरा होना चाहिए 10 करोड़ लेकिन हम सामने से 5 करोड़ में ही अपना प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो 10 करोड़ में से 5 करोड़, तो 5 करोड़ मेरा जो यहाँ पे आएगा ना, आया ना डिफरेंस, वो मेरा होगा ए, और बी क्या होगा 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन। 10 करोड़ का 10% क्या होता है 1 लाख रुपया होता है। ठीक है। सॉरी 10 लाख होता है, तो 10 लाख रुपये और 50,000 जो हायर होगा 10 लाख। ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे ए जो ए आ रहा है 10 करोड़ का प्रॉपर्टी था, सॉरी एग्जाम्पल वापस रिपीट कर रहे हैं, अगर हम इनएडिक्वेट कंसिडरेशन ले रहे हैं, लेट सपोज मेरा स्टैम्प वैल्यू मेरा 1 करोड़ का है, कंसिडरेशन हम 80 लाख लिए तो मेरा डिफरेंस आ गया 20 लाख का। ठीक है। और वही मेरा 50 लाख का मेरा 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन मतलब 1 करोड़ का 10% मतलब आपका 100 लाख होता है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए मेरा हायर हो जाएगा इसमें से। तो क्या मेरा जो डिफरेंस आया है आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 20 लाख का ही डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। तो ये जो मेरा 20 लाख का आ रहा है डिफरेंस यहाँ पे जो ए में, और बी में मेरा क्या रहा था 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन मतलब 10 लाख, तो विच एवर इज हायर 10 लाख। अब देखेंगे कि क्या मेरा जो ए है वो बी से हायर है, हाँ वो 10 लाख ए मेरा 20 लाख आया था, नीचे वाला 10 लाख आया है, तो मेरा टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। टैक्सेबल इफ ए इज हायर देन बी। ठीक है। तो ये मेरा टैक्सेबल हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56 टू 10। ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबिलिटी, अगर रिलेटिव से गिफ्ट लेते हैं तो। दूसरा ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज, अंडर अ विल बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, मतलब डेथ मरने के सच्चाई जब मरते हैं ना लोग, मरने वाले होते हैं तो उनको जलाना होता है, तो समझो वैसा जगह पे वो मरने की कगार पे बैठा हुआ है और उससे अगर कुछ गिफ्ट मिलता है तो उसको भी हम टैक्सेबल नहीं करते हैं। ठीक है। फ्रॉम लोकल अथॉरिटी से कुछ हमको पैसा मिल जाता है, फ्रॉम एनी फंड और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी से पैसा आता है, बाय वे ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांसफर एंड सेक्शन, अगर कोई पैसा हमको ट्रांजेक्शन हो जाता है जिससे हमको रिसीव हो, बाय वे ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज 47 के सीरीज में जो नहीं आता वो, by a member of family of a deceased person, from employer of a deceased person, from any person or a person to the extent that sum is aggregate of such value is less than equal to 10 लाख। अगर 10 लाख तक का पैसा हमको मिलता है सामने वाला से बाई एनी नॉन एप्लीकेबिलिटी, मतलब कोई भी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ ए डिसीड पर्सन अगर कुछ रिसीव करता है डिसीड पर्सन जो जॉब किया था उसके बदले में कुछ पैसा, तो उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 10 लाख रुपीज़। अब बात करते हैं टैक्स और टीडीएस इंप्लीकेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इनवेल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इन हैंड्स ऑफ सेलर। अब जो मेरा सेलर है, अगर लैंड ऑफ बिल्ड, अगर सेलर के हैंड्स में क्या होगा और बायर के हैंड्स में क्या होगा। इन हैंड्स ऑफ सेलर पहले बात करते हैं, अगर लैंड बिल्डिंग आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड तो सेक्शन 43 CA विल अप्लाई, सेक्शन 43 CA विल अप्लाई। इफ लैंड ऑफ बिल्डिंग आर हेल्ड एज कैपिटल असेट तो इस केस में मेरा क्या होगा, सेक्शन 50C विल अप्लाई। ठीक है। इफ डेट ऑफ अग्रीमेंट डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर डेट मेरा जिस दिन अग्रीमेंट हो रहा है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दोनों में डिफरेंस है तो उस केस में क्या करेंगे, अगर यस अगर डिफरेंस है तो, अगर डिफरेंस नहीं है तो क्या करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मे बी टेकन एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन। अगर मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो आ रहा है ना वो 110% ऑफ कंसिडरेशन से ऊपर जा रहा है तो इन दैट केस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बी टेकन एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेलर के हैंड्स में। अब आते हैं यस, अब बायर के हैंड्स में, अब सेलर के हैंड्स में अगर ऐसा होता है कि डेट ऑफ अग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो मेरा सेम है, अगर सेम है तो उस केस में क्या होगा, इज होल और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव बाय अकाउंट पे चेक बैंक ड्राफ्ट और ECS थ्रू बैंक अकाउंट और इलेक्ट्रॉन और अदर सच प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑन और बिफोर द अग्रीमेंट। ठीक है। अगर ऐसा केस होता है यस तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट में बी टेकन एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इफ सच स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट आता है। अब आता है कि हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो उसका टैक्सेबिलिटी चाहे तो मेरा इन कैपिटल गेंस में आएगा, अगर बायर के सेलर के केस में कैपिटल गेंस के हैंड में आएगा और बायर के हैंड में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। ठीक है। तो बायर के हेड में क्या बोलता है आपको, इन हैंड्स ऑफ बायर, तो उसका हम देखते हैं कि उस केस में क्या आएगा, वहाँ पे मेरा स्टैंडर्ड रेट ऑफ अग्रीमेंट में भी कंसिडर, हाँ उसके केस में मेरा क्या आएगा, टैक्सेबिलिटी आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है। तो अभी मेरा क्या था कि लैंड और बिल्डिंग जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो मेरा लैंड और बिल्डिंग जो है ना स्टॉक इन ट्रेड है। ठीक है। तो 43 CA विल अप्लाई, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे जो कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ाएंगे तब। अगर लैंड एंड बिल्डिंग आर हेल्ड एज करेंट कैपिटल असेट तो इस केस में सेक्शन 50C विल अप्लाई। अब इसमें दो चीज़ आता है, डेट ऑफ अग्रीमेंट आता है और डेट ऑफ आपका रजिस्ट्रेशन आता है प्रॉपर्टी का। अगर डेट ऑफ अग्रीमेंट आ रहा है मतलब आज हम तुमसे अग्रीमेंट कर ली कि हम तुम्हारा प्रॉपर्टी इतने में खरीदेंगे वो, और एक होता है एक्चुअल रजिस्ट्रेशन, मतलब जब स्टैम्प ड्यूटी पे किए सब कुछ कर ली फॉर्मेलिटीज पूरा किए तो उसको बोलते हैं डेट ऑफ अग्रीमेंट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अगर मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और क्या बोलते हैं अग्रीमेंट डेट और मेरा रजिस्ट्रेशन डेट में अगर डिफरेंस है, अगर डिफरेंस है तो क्या होगा, नहीं हो तो क्या होगा। तो पहले हम बताते हैं अगर डिफरेंस नहीं है तो क्या होगा, नहीं है तो हम लोग क्या पकड़ेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन shall be taken as full value of consideration अगर stamp duty value is more than 110% of actual consideration। ठीक है। तो ये सारा जो केस बता रहे हैं inadequate consideration का, मतलब 100 रुपये मेरा होना चाहिए था प्रॉपर्टी का लेकिन 80 में ट्रांसफर करे, तो वैसा केस हो रहा है। तो इसमें मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को मान लेंगे, क्योंकि अगर मेरा दोनों डेट सेम है तो स्टैम्प ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रेशन को पकड़ लेंगे। कब उसका हम वैल्यू बोलेंगे क्या आएगा, अगर मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन आ रहा है तो। ठीक है। ये क्लियर हुआ। अगर ऐसा केस है कि दोनों डेट डिफरेंट है तो इस केस में हम लोग चेक करेंगे कि क्या कुछ पैसा प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश सेटलमेंट या फिर बैंक ड्राफ्ट, अकाउंट पे चेक, अगर ये सारे मोड से अगर कुछ पैसा हमको रिसीव हुआ है, ठीक है, ऑन डेट ऑफ क्या बोलते हैं आपको, डेट ऑफ अग्रीमेंट, अगर कुछ पैसा रिसीव हुआ इस प्रिस्क्राइब मोड से, तो इन दैट केस हम लोग क्या लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे ऑन डेट ऑफ अग्रीमेंट शैल बी टेकन एज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन। ठीक है।
ये इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इन हैंड्स ऑफ बायर। ठीक है, बायर के हैंड्स में क्या होगा? इज द डेट ऑफ अग्रीमेंट डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? पहला क्वेश्चन, अगर डेट ऑफ अग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, द आंसर इज यस। ठीक है, अगर आंसर होता है यस तो क्या देखेंगे हम लोग कि अगर कुछ पैसा हमको प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड में हम कुछ पैसा होल और पार्ट पे किए हैं सामने वाला को प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो क्या बोलते हैं आपका डेट ऑफ अग्रीमेंट के दिन, तो हम लोग अगर आंसर आता है हाँ हम लोग ऐसा किए हैं, तो इन डैट केस हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन डेट ऑफ अग्रीमेंट शैल बी कंसिडर्ड इन दिस केस। ठीक है, अगर बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं किए हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वुड बी कंसिडरेशन। ठीक है, तो अब ये हो गया मेरा। अब डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड एक्चुअल कंसिडरेशन विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 to 10 इफ डिफरेंस इज मोर देन क्या कंडीशन अभी बताए थे? डिफरेंस इज मोर देन 50,000 रुपीज और 10% ऑफ द कंसिडरेशन, जो अभी जस्ट हम बता रहे थे ए और बी में। अगर ए मेरा बी से ज़्यादा होता है तो ए क्या था मेरा वहाँ पे? ए था मेरा डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड दी कंसिडरेशन, उसका जो डिफरेंस आया वो मेरा ए था। और बी क्या था मेरा? हायर ऑफ 50,000 रुपीज और 10% ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये दोनों का जो रिजल्ट आता है ए और बी, तो अब चेक करेंगे क्या ए मेरा बी से ज़्यादा है, तो अगर वैसा केस है तो मेरा वहाँ पे 56 to 10 में टैक्सेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस, इज द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज लेस देन 50 लाख, इज लेस देन 50 लाख, द आंसर इज यस। अब देखते हैं कि जो कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर हम दे रहे हैं लैंड और बिल्डिंग, उसका हम लेस देन 50 लाख है, द आंसर इज यस। तो नो टैक्स इज डिडक्टेड। अगर मेरा वो 50 लाख से ऊपर है वैल्यू, जो लैंड और बिल्डिंग के बदले में जो पैसा दे रहे हैं, तो हम टीडीएस किसके हेड में काटेंगे? 194 IA में काटेंगे एट द रेट ऑफ 1% ऑफ द हायर ऑफ डिडक्टेबल। 1% ऑफ द हायर ऑफ द डिडक्टेबल, हायर इज टैक्स डिडक्टेबल, मतलब 1% हम टैक्स टीडीएस वहाँ पे काट के जब पैसा देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 57 और सेक्शन 57 जो बात करता है डिडक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसमें डिडक्शन के लिए पहला हम बताए थे कि आपका कहाँ आएगा? इन केस ऑफ डिविडेंड और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स और इनकम रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी। ठीक है, तो इस केस में इंटरेस्ट अप टू 20% का रिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में कोई भी रीजनेबल एक्सपेंडिचर इनकर किए हैं तो उसका रिडक्शन मिलेगा। उसके बाद इनकम कंसिस्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन ऑफ PF और सुपरएनुएशन फंड, अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन रिमिटेड बिफोर द ड्यू डेट अंडर द रिस्पेक्टिव एक्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन अंडर सेक्शन 36(1)(5)(a)। तो कभी कभी क्या होता है कि पैसा हम एम्प्लॉय से ले लेते हैं, तो अगर वो पैसा हम टाइमली जमा कर दिए, ठीक है, तो उस केस में हमको उसका रिडक्शन मिल जाएगा। अगर हम पैसा एम्प्लॉय का लेकर के PF में जमा नहीं किया, मतलब सैलरी से कमाते हैं हम लोग, तो सैलरी से मेरा कुछ डिडक्ट करता है एम्प्लॉय का सैलरी से, अगर वो जमा कर देता है टाइमली मैनर में एज पर कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 36(1)(5)(a), तो इन डैट केस को डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर, करंट रिपेयर टू द मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिसिएशन UAD, ये सबका डिडक्शन हमको मिलेगा। फैमिली पेंशन के केस में क्या बोलते हैं? 33% ऑफ द सच इनकम और 15,000 विच एवर इज हायर। उसके बाद इंटरेस्ट और इनहैंस कंपनसेशन, उसके केस में बता 50% जो आपका होगा उसका क्या बोलते हैं 50% ऑफ सच इंटरेस्ट इनकम शैल बी डिडक्टेबल। ठीक है, तो अभी जाकर के मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंप्लीट हो गया। तो जस्ट हम क्विकली बता देते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का आज का क्रक्स में इंपॉर्टेंट क्या था। वो परफॉर्मर वेट इज इंपॉर्टेंट, उसमें किस टाइप के इनकम आते हैं? सैलरी के इनकम आते हैं, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आते हैं, 2 चीज़ हुए। फिर आपका ये क्लोजली हेल्ड कंपनी का आता है, गिफ्ट का टैक्सेबिलिटी आता है। ये 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने अपने वीडियो में अच्छे से किया है। अब इसको आपको कैसे एक्सप्लेन, कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस आएंगे एग्जाम में, वो मैं अपने कुछ कमिंग वीडियोस में उसको रिकॉर्ड करके दूंगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, बिकॉज एज आई कमिटेड माई इनिशियल वीडियोज दैट आई विल ट्राई टू कंप्लीट बाई 15th of February, but due to some personal issues I'm not able to complete within the time limit of 15th, but I will try to complete within the next week. ठीक है, next to next week, before the end of this month I will try to complete all the syllabus along with all the practical sums I will cover, and along with this I will upload one quiz type questions, quiz I will prepare based on like by seeing the past papers and in form of sorts, which you can refer and try to learn the tricks and some of the things which we generally missed in while solving our sums. Okay, in the next video I will cover the amendment for the attempt May 24,
So let's meet in the next video. Thank you for watching my video, and also I will attach the notes of income from other sources in my video description, so please ensure to go through the same. And if any query, please connect with me over my mobile number given in my link description. Thank you for watching my video.